ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली डिप्टी सीएम को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई, आप भाजपा के बीच सियासी दंगल। उत्तराखंड प्रदेश में 1 मार्च से गहरा सकता है बिजली संकट, केंद्र ने कल बुलाई बैठक। उत्तराखंड में मां संग स्कूल जा रही थी 8 वर्षीय बच्ची, ट्रॉले की चपेट में आई स्कूटी, दर्दनाक मौत। उत्तराखंड प्रदेश की 2 महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए चयन, सीएम धामी ने दी बधाई। अब खबर विस्तार से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, देहरादून में भी आप द्वारा अपने कार्यालय से भाजपा कार्यालय तक मार्च निकाला गया और भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा सरकार पर मनमानी और गुंडगी के गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने भाजपा को चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता भाजपा के 100 कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ेगा। देखिए, मुझे सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इस बयान पर हंसी आती है। जिस व्यक्ति के घर का एक सामान खंगाला जा चुका हो, जिसके मोबाइल जब्त करके मोबाइल खंगाले जा चुके हों, जिसके बैंक के लॉकर खंगाले जा चुके हों और जिसके सगे संबंधियों के घर तक छापे लगा दिए गए हों, उसके बाद जब कुछ ना मिला हो, तब सीबीआई एक षड्यंत्र रच के केंद्र के इशारे पर जिस प्रकार से कल ये जो घटना हुई है कि किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को इस प्रकार से अरेस्ट किया गया जैसे कोई राह चलता व्यक्ति होता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना को हम काला दिवस कहेंगे और आज हमने इसलिए विरोध प्रदर्शन भी हम काले कपड़ों में ही करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार की जो बातें निकल कर के आ रही हैं, देखिए, अगर ऐसी बात थी तो आप ही मुझे बताएं, क्या चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम भी है? नाम तक नहीं है। इससे साबित होता है कि वो एक्यूज ही नहीं है, क्योंकि चार्जशीट में नाम नहीं है। और चार्जशीट में जब नाम नहीं है तो किस बिहाफ पे आपने उन्हें अरेस्ट किया है? ये बहुत 8 घंटे की जांच थी, तभी उनको गिरफ्तार किया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, 8 घंटे तक उन्हें अपनी हिरासत में रखा गया, उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए गए। अंदर क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि ये सब प्री प्लान्ड है। कल एक राष्ट्रीय चैनल पर मैं डिबेट में था, उसमें भाजपा के खुद प्रवक्ता ने इस बात को माना कि इसी प्रकार के और चीज़ें भी हमने तैयार की हुई हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ने सारा खेल रचा है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। एक और शहर में जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े कमर्शियल भवनों को उनकी पार्किंग की व्यवस्था किए जाने को लेकर नोटिस भी दिया जा रहा है। प्राधिकरण का चरण की कार्रवाई थी, उसमें व्यायामशाला के एरिया में कुछ दुकानें निर्मित थी, उनको तोड़ा गया था, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 4 दुकानों का लेंटर थोड़ा सा अवशेष रह गया था, तो उसे आंशिक रूप से रह गया था, इसको भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और मौके पर इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है जो व्यायामशाला की खाली हुई है, वो नाप के इसको नगर निगम के सुपुर्द देख रेख के लिए किया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी जो व्यायामशाला के एरिया में जो दुकानें थी, उनमें प्राधिकरण का चालान और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, उसे ध्वस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य भूमि पर, जिसमें अभी राजस्व विभाग भी अपनी पैमाइश कर रहा है, अन्य भूमि पर जो भी उनकी पैमाइश रिपोर्ट होगी, उसके आधार पर जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिका हुई थी और जिसमें लगभग 30 मामले ऐसे थे जिनमें पार्किंग की वजह से उनमें कार्रवाई हुई थी। उनमें जिलाधिकारी महोदय ने उसने मुझे नोटिस देने के लिए आदेश दिए थे। 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से 12 लोगों ने अनुपालन करके अपनी पार्किंग की व्यवस्था कर ली थी। शेष जो 8 लोग थे, उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की थी, उनको इसमें नोटिस दिया गया और उसके बाद उनका चालान कर दिया गया है। और आज उसमें तिथि निर्धारित है, जिन लोगों ने उसका कंप्लायंस कर दिया होगा, उनमें चालान की कार्रवाई के बाद की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी, और जिन्होंने उसमें चालान के बाद भी अनुपालन नहीं किया होगा, उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई द्वारा शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई और पुलिस प्रशासन द्वारा बीजेपी कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। जो शराब नीति के खिलाफ जो FIR हुई थी, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से प्रकरण चल रहा है। कहीं भी जो मनीष सिसोदिया जी का FIR में नाम नहीं था। उसके पश्चात भी मनीष सिसोदिया जी को बुलवाकर उनको गिरफ्तार किया गया और एक छोटा सा आधार कि वो सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक छोटे से आधार पे CBI गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय नेता को। ये बड़ा मजाक का विषय है। भाजपा जो है कांग्रेस के कम से कम 20 घोटालों को लेकर जो है विगत जो है 10 साल पहले केंद्र सत्ता में आई थी, उसमें से एक की भी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, एक पे भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो बढ़ते कदम है, जो उसकी सुनामी पूरे देश में चल रही है, उसको रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ना चाहती है। बीजेपी उसमें सफल नहीं हुई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने अरेस्ट किया है, झूठा मुकदमा दर्ज कर CBI ने अरेस्ट किया है और CBI का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं की। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और मुझे लगता है इसका जवाब भाजपा को 2024 में जनता देने वाली है। हम शांतिपूर्वक भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखने आए थे, क्योंकि भाजपा राज्य में और देश में भाजपा की सरकार है। तो आज पुलिस ने इतने लोग तो हम भी नहीं है जितनी यहाँ पुलिस खड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है और राज्य सरकार का इशारा है। जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, 200-250 पुलिस वाले खड़े हैं, सबके हाथों में लठ है, डंडा है। तो उनका सीधा सीधा इशारा है कि इन पर लठ बजाया जाए। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, इसको कोई आप रोक नहीं सकते। तो इसीलिए ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब तक हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की रिहाई नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं रामनगर बोर्ड के माध्यम से संचालित होती है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिक्षा विभाग का मकसद है कि बोर्ड परीक्षाओं में अंक प्रतिशत को बेहतर किया जाए। इसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा एक प्री बोर्ड एग्जाम कराया गया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा भी 2 प्री बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षार्थियों के करवाए जा चुके हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी जा सके कि किस तरह से निश्चित समय अवधि के अंतर्गत परीक्षा पेपर को देना है। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से इस प्रयास से बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, बोर्ड परीक्षा जो रामनगर बोर्ड से संचालित हैं, उसके लिए जनपद पूरी तरह से तैयार है और परीक्षा से पहले हमारा जो ध्येय है वो है परीक्षा फल को सुधार करना। इसके लिए क्लास 10th और 12th के लिए एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमारे निदेशालय के द्वारा कराया गया है और 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमने खुद किए हैं, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड की परीक्षाओं को देने की। तो निश्चित रूप से हमारा ये बोर्ड सुधरेगा, बोर्ड का परीक्षा फल सुधरेगा और बोर्ड के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको फिर बात। खबर जनपद चंपावत टनकपुर क्षेत्र से है, जहां रानीखेत फ्रंटियर SSB के कार्य क्षेत्र में समाज में आपदा की तैयारी और अन्य प्रांतिक मुद्दों के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से महाकाली रिवर राफ्टिंग अभियान 2023 का भव्य आयोजन कमांडेंट राकेश ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। अभियान में रानीखेत फ्रंटियर नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर SSB के जवानों ने देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर आकर्षण का केंद्र बने। ये हमारा भारत और इंडिया की, भारत और नेपाल की दोस्ती को और आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो नेचुरल बाउंड्री रिवर काली से जो बना हुआ है, इसका भी पहचान कराने के लिए, कहाँ पर कमजोरी है और कहाँ पर हमारा नुकसान हो सकता है, ये भी देखभाल करने के लिए, चाहे हम करो चाहे वो नेपाल करो, ये दोनों देश के लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये दोनों देश की दोस्ती को और ज़्यादा मजबूरी बनाने के लिए, ताकि तीसरी देशी इसका फ़ायदा ना उठाए, इस बारे में हमारा जवानों को भी जानकारी देने के लिए
उनकी डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ये कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है, ये कोई चीज़ ताकत दिखाने के लिए नहीं है। पुराना से एसएसबी इंडिया और नेपाल जोड़ के रखा है, इन टर्म ऑफ रिलीजन ट्रेडिशन से जोड़ी हुई है। इससे ताकत दिखा के कुछ नहीं है। ये सिंपली सम पीपल आर मिस इंटरप्रेटिंग। ये हमारा दोस्ती को तोड़ाने के लिए कर रहा है। वो जो आदमी थोड़ा डाइवर्शनरी टैक्टिक्स खेलता है उसी का। हमारा मोटिव ये है हम दोनों की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी को और आगे बढ़ाने के लिए, टू मेक ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, इसके लिए किया गया। विकासनगर के कल्याणपुर की रहने वाली पिंकी कश्यप का एक लड़के से कुछ समय से बातचीत और प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं एक लड़के ने लड़की को अपना नाम विक्की कश्यप बताया था, लेकिन कुछ समय बाद लड़की और उसके परिजनों को मालूम हुआ कि लड़का मुस्लिम समुदाय से है, जिसके चलते लड़की ने उस लड़के फारूक अंसारी से बातचीत करनी बंद कर दी थी। तो वहीं लड़का फारूक अंसारी लड़की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा था और इस बात की जानकारी कुछ हिंदू संगठन के लोगों को हुई तो वह उस लड़की के घर पहुंचे और उसके पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई कि उन्हें जान का खतरा है। और वहीं बाद में उस लड़के फारूक अंसारी ने माफीनामा लिखकर लड़की के परिजनों को दिया और 2 लोगों ने भी उस लड़की की तरफ से गवाही दी है कि अगर ये ऐसा करता है तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विक्की कश्यप जी ब्लैकमेल कर रहा जी बार बार ऐसे कह रहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा या तो मेरे से निकाह करो। और जी मैं मेरे भतीजे को भी धमकी दे रहा और मेरी ससुराल में जाने की भी धमकी दे रहा जी। कह रहे तुम वहाँ की भी नहीं रहोगी, यहाँ की भी नहीं। और कह रहा है या तो मेरे साथ भाग के शादी करो। कह रहे मेरे माँ बाप भी नहीं है। कह रहे तूने मुझे धोखा दिया बहुत तगड़ा। और मेरी भाभी अभी मेरे से वो नहीं करती। नाम क्या था उसका? विक्की कश्यप बताया था और जब बाद में पता लगा तो शाहरुख अंसारी नाम था उसका। उस अपना एड्रेस वगैरह कुछ बताया था उसने कुछ? हाँ, ये जमनीपुर पड़ता है ना, जी जी, जमनीपुर से किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। उधर मोमडनों की बस्ती है। सुनने में आया था कि उसने जान से मारने की भी धमकी दी थी। किस किस को धमकी दी है उसने? मेरे भतीजे को दी, मुझे दी और मतलब मेरे भाई को भी दी। मसूरी में देर रात को मैसोनिक लॉज बस स्टैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। वहीं कार के सड़क में पलटने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से कार को पलटकर सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंचे और नशे में धुत कार में सवार दोनों युवाओं को प्राथमिक उपचार के लिए मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मैं अपनी दुकान के बाहर खड़े होने के बाद में ये आए बहुत स्पीड से। आने के बाद में इन्होंने इसके पीछे वाली गाड़ी में मारी, उसके बाद में इनकी गाड़ी पलट गई। फिर एकदम से हम भाग के आए। भाग के आने के बाद में हमने देखा तो इन्हें बाहर निकाला। कितने लोग थे इसमें? ये 2 लोग थे और दोनों नशे में लग रहे हैं काफी। दोनों में भरपूर नशे में। तो और कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया होगा? 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस मौके पे पहुंच गई? पुलिस मौके पर आ गई। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दरिंदगी करने वाला और कोई नहीं बल्कि 17 साल का नाबालिग है, जिसे बच्ची भैया भैया कहकर पुकारती थी। रानीपुर पुलिस ने बच्ची के बयान पर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मासूम बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। पीलीभीत रोड खटीमा स्थित कृषि मंडी गेट के सामने हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक होमगार्ड जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर खटीमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेज दिया गया है। कुलवंत सिंह राणा करके एक होमगार्ड है, ये हमारे थाने में चौकी मझोला में ड्यूटी रहते हैं। ये राजकीय कार्य से चौकी मझोला से थाने आ रहे थे। तो मंडी गेट के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से इनकी मौके पर जो है गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, इनका पंचनामा वो PM की कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो भी विभागीय कार्रवाई
रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैंक की फर्जी एनओसी से वाहन बेचने वाले गिरोह का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से वाहनों की फर्जी बैंक एनओसी सहित लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से बैंक की फर्जी एनओसी से वाहन बेचने का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद रायपुर पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया आगे की जांच चल रही है। इस पूरे प्रकरण में आपको बता दूं, एक गैंग पकड़ा गया है 4 लोगों का, और उन 4 लोगों का गैंग से हमको ये जानकारी मिली, इसमें 4 लोग हैं और उन चारों का एक राहुल खरोला है, दीपक धने है, शाहरुख अहमद है और अजहर है। इन चारों का ये है कि इन्होंने गैंग बनाया था, जिसमें एक जैसे जो तमाम जो बैंक होते हैं, उन बैंकों के माध्यम से जैसे फाइनेंस होकर के जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, यदि मालिक ने अगर टाइम से जो EMI होता है अगर पेमेंट नहीं कर रहा हो, तो ये रिकवरी एजेंट के माध्यम से फिर गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। तो त्रिशक्ति एक रिकवरी एजेंट है, उसमें ये 4 लोग काम करते थे और इन्होंने वो लेकर के फिर फर्जी तौर पर जो है इसका एनओसी बना करके जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको फिर RTO ऑफिस में ले जा करके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना करके फिर उसको बेचने का काम करते थे। और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट और हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक गजट्स हमको बरामद हुए हैं। और उसमें ये भी आपको बता दूं कि ये बता रहे हैं कि लगभग 80 से 90 ऐसे इन्होंने वाहनों को बेचा है, तो उसको भी हम उसको तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मेरे ख्याल से देहरादून की हिस्ट्री, पुलिस की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा कुछ केस सामने आया है। इसमें RTO ऑफिस और बैंक की क्या भूमिका रही है, कोई इंटरनल कोई इनसे मिला तो नहीं है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। देहरादून में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते खनन माफियों में पुलिस का डर भी नहीं रह गया है। आपको बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 6 बजे कैंट थाने में तैनात सिपाही मनोज कुमार पर अवैध खनन कर रहे अभियुक्त शमीम के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से जान से मारने का प्रयास किया गया है, जिसके चलते सिपाही को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन कर रहे अभियुक्त अवैध तरीके से खनन चोरी कर रहा था, जिसके चलते कैंट थाने में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने उसे रोकने का प्रयास किया था और अभियुक्त द्वारा सिपाही पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे सिपाही को गंभीर चोटें भी आई हैं। हालांकि अभी आरोपी के 3 भाई अभी भी फरार चल रहे हैं। हमारा एक सिपाही जो है वाहन को रोकते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है शमीम सन ऑफ शमशाद, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। उसमें 3 उसके भाई लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है, उनको भी अरेस्टिंग शाम तक हम कर लेंगे। इसमें इन 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सीज कर ली है और इसमें हम इंश्योर करा रहे हैं निकट भविष्य में भी कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन न हो। खनन माफियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। पूर्व से व्यवस्थाएं थी उसको और हम जो है जो भी कुछ कमियां थी उसको दूर करते हुए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर अवैध खनन करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन माफियाओं को मेरा एक तरह से वार्निंग है, चेतावनी है कि कृपा करके वो इस धंधे में न पड़े। अगर कोई पकड़ा जाता है, किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में भूमाफिया संस्कृति के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यूकेडी ने पिछले दिनों अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज उठाने के चलते देहरादून के अंसल ग्रीन सोसाइटी के सचिव प्रवीण भारद्वाज पर हमला करने वाले 5 पार्षदों और अन्य को गिरफ्तार करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि देहरादून में भाजपा के बड़े नेताओं के संरक्षण में पार्षद गैंग बनकर देहरादून की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। देखिए, जो आरोपों की हम बात कर रहे हैं, अब ये आरोप नहीं रहे, ये प्रमाण है। ये सर पे लगी चोट, हाथों की चोट, ये वीडियो जो कल हमने सब लोगों ने देखे हैं, जिसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, मारपिटाई में पार्षद भी इन्वॉल्व हैं, बस्ती भी इन्वॉल्व हैं। खुला ज़मीन के मामले में कब्जों के जो अभी तक आरोप लगते थे, आज इन सब आरोपों के प्रमाण हैं और जीता जागता प्रमाण सामने बैठा है।
हम लगातार जनता को ये बात बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी ना तो अपना शासन सही से चला रही है, ना वो जनहित के कोई काम कर रही है। और जो लगातार इनके बड़े मंत्रियों पे, गणेश जोशी जी जैसे मंत्री पे, गणेश जोशी जैसे मंत्री पे या अन्य मंत्रियों पे अब तक ये भूमि कब्जों के आरोप लगते आए हैं, आज ये इन आरोपों का प्रमाण है जो हमारे सामने बैठा है। अब उत्तराखंड क्रांति दल इसमें क्या करेगा? उत्तराखंड क्रांति दल, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, समूचा प्रदेश जानता है कि क्रांति दल हमेशा न्याय के साथ न्याय की लड़ाई लड़ता है, हमेशा पीड़ितों का साथ देता है। और इस मामले में हमारी अध्यक्ष जी से भी मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा मामला मैं लेके आ चुका हूं और अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुए और जो पीड़ित परिवार है उसकी पूरी मदद करें। हम पहला सवाल डीजीपी महोदय से करते हैं कि डीजीपी महोदय, आपके यहाँ 307 लगाने का जो चलन शुरू हुआ है, जो बेरोजगार बच्चों पे भी आपने लगा दी और अब एक परिवार के व्यक्ति पे भी आपने लगा दी, एक परिवार पे आपने लगा दी, तो ये चलन किस तरह का आप नई पुलिसिया पद्धति को यहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं? तो ये पद्धति यहाँ नहीं चलेगी और इस तरह की तानाशाही से जो कल में आप आईपीसी की धाराएं लोगों पे लगा के उनका दमन करना चाह रहे हैं, वो दमन भी बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब को कि आप धाकड़ धामी के रूप में आए, आप एक हीरो के रूप में आए, तो धाकड़ता आप किस पे दिखा रहे हैं? जनता पे, जनता के ऊपर दिखा रहे हैं या जनता के लिए भ्रष्टाचारियों पे दिखाने आए हैं? अगर आप जनता के लिए भ्रष्टाचारियों पे धाकड़ अपनापन दिखाने आए हैं तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप ये धाकड़ आपके लोग बनेंगे, पार्षद जैसे 5वीं 6वीं पंक्ति के छुटभैया नेता जो इकाइयों में जी रहे हैं, अगर वो इस तरह से गुंडाई साफ दिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है आईने की तरह कि भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज चला रही है और गुंडा राज उत्तराखंड कभी बर्दाश्त नहीं करता। देवभूमि में कभी भी ये चीज़ें सहन नहीं होती। जो देवभूमि के लोग बहुत सौम्य, बहुत प्यारे और बहुत आदर से आपको सत्ता में ला के बैठा रहे हैं, वो आपको सत्ता से इतना दूर पहुंचा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नामो निशान मिट जाएगा। ये अंसल ग्रीन के सचिव हैं जो हाउसिंग सोसाइटी है, और इन्होंने जब लंबे समय से अतिक्रमण हटाने का वहाँ पर मांग कर रहे थे और जो अतिक्रमणकारी हैं, जो अवैध कब्जाधारी हैं, उनका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो परसों इनके साथ उन्हीं लोगों ने, जिसमें पार्षद शामिल थे, उसके साथ 4-5 पार्षद और थे बाहर से, और 21 लोगों के खिलाफ आपको पता है कि मुकदमा भी बाकायदा दर्ज हो चुका है। तो उन्होंने इनके साथ जम करके मारपीट करी, इनको डराया धमकाया। और आप ये लगा लीजिए कि जब कॉलोनी के हाउसिंग सोसाइटी के सचिव तक सिक्योर नहीं है इन भूमाफियाओं से, तो और आप बताइए कि और आदमी, आम आदमी जो है उसका बस कहाँ चलेगा। तो इसलिए आज उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग है सरकार से कि वो जो 5 पार्षद और जो 21 अन्य लोग थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। उसमें कुछ पुलिस के कर्मचारी भी जो है उसमें शामिल थे सादी वर्दी में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उन नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी लीगल नोटिस के जो है वहाँ पर गए और बिना पुलिस को, लोकल पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिए हुए वहाँ पर गए। इन सारे लोगों की मिली भगत है कॉलोनी को कब्जा करवाने में, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।